नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ ज़िंदगी की पर मैं शैली नारायण आज आप सबके सामने उपस्थित हूँ। अपनी लघु कथाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त दुखों को अपनी कलम के जादू से पाठकों के सामने पहुँचाने वाले फ्रांस के श्रेष्ठतम साहित्यकार गाय दे मोपासा के द्वारा रचित फ्रेंच कहानी का हिंदी अनुवाद अनाथ। सच प्रिय, मैं सोचती हूँ ऐसे गर्म मौसम में बाहर घूमने जाएं। लगता है तुम पागल ही हो गई हो। पिछले 2 महीने से तुम्हारे दिमाग में यही फितूर घूम रहा है। तुम मुझे जबरदस्ती समुद्र के किनारे घसीट के ले गई, जबकि अपने वैवाहिक जीवन के पिछले 45 वर्ष में तुमने पहले कभी इसके लिए सोचा तक नहीं। अब तुम इतनी उतावली हो रही हो। तुम पहले कभी उकसाई नहीं जा सकी हो कि साल के सबसे गर्म दिन में इस तरह खेतों में टहलना चाहती हो। आप अपने दोस्त डी एपरवेल से कहो कि वह आपके साथ जाएं, क्योंकि वही आपकी झक में शामिल हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो आराम करूंगा। मदाम डी काडोर अपने दोस्त की ओर मुड़ी। क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं डी एपरवेल? उसने सर झुकाया, मुस्कुराया और बहुत दुनियादारी में जवाब दिया। जहां तुम जाओगी वहां मैं आऊंगा, उसने कहा। अच्छा है, जाओ भी, लू भी लगवाओ, मिस्टर काडोर ने कहा और होटल के कमरे में पुनः घुस आया, पलंग पर घंटे 2 घंटे आराम करने के लिए। जैसे ही वे अकेले हुए, वो बूढ़ी औरत और उसका पुराना साथी दोनों निकल पड़े। उसने उसके हाथों में हाथ लिया और प्यार से कहा, आखिर में तुम पागल ही हो गई हो। वह धीरे से बुदबुदाया, मैं तुमको कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम पागल हो गई हो। खतरे की तो सोचो, यदि वह आदमी। ओ हेनरी, उसको आदमी मत कहो। वह चुपचाप धीरे धीरे बोलता रहा। यदि हमारे लड़के को कुछ पता लग गया, यदि वो हम पर शक करने लगा, यदि वो तुम्हें देख ले या हम दोनों को साथ साथ देख ले। पिछले 40 सालों से तुम सब कुछ करती चली आ रही हो, बगैर उसका ख्याल किए। फिर अब तुम्हारे साथ क्या बात है? समुद्र से शहर की ओर जाने वाली लंबी सड़क पे वे चल रहे थे। वे एक पहाड़ी पर चढ़ने के लिए दाहिनी ओर मुड़े। चमकती धूप की लपटों में सफेद सड़क अपने आप मुड़ रही थी। कड़ी धूप में छोटे छोटे कदमों से वे धीरे धीरे चल रहे थे। उसने अपने दोस्त के हाथ अपनी बाहों में डाल रखे थे और सीधी निगाह रखे वह आगे ही आगे बढ़ी जा रही थी। तो तुमने उसे फिर कभी नहीं देखा? वह बोली। नहीं, कभी नहीं। क्या यह संभव है? प्रिय, तुम अब उन गुजरी बातों को फिर से नहीं छेड़ो। मेरी एक पत्नी है, एक लड़का है, जैसे तुम्हारा पति। हम सबके पास दुनियादारी से डरने के लिए कुछ ना कुछ है। वह खामोश रही। वह अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सोच रही थी, अपनी जवानी के दिनों को याद कर रही थी। उसका विवाह उसके घर वालों ने कर दिया था, जैसे सभी विवाह योग्य लड़कियों का हो जाता है। वो शायद ही कुछ अपने पति के बारे में जानती थी, जो किसी विदेश सेवा में अधिकारी था, जिसके साथ बाद में उसने एक संभ्रांत फैशनेबल औरत की तरह जीवन बिताया। उसके बाद एक खूबसूरत नौजवान डी एपरविल, जो उसी की तरह विवाहित था, उसके प्यार के चक्कर में पड़ गया। और मिस्टर काडोल, जब वे अपने राजनीतिक प्रवास में भारत गए थे, तो उनकी लंबी अनुपस्थिति में उसके सामने समर्पित हो गई थी। क्या वह अपने को रोक सकती है? क्या वह अपने को झुठला सकती है? क्या उसके पास इतना साहस और आत्मबल था कि वह अपने आप को समर्पित ना करने से रोक सके? उसे भयानक गहरी त्रासदी भोगनी होती। यह संभवतः असहनीय होता। जीवन कितना छलपूर्ण और क्रूर है।
क्या हम उत्तेजनाओं से विमुख हो सकते हैं या भाग्य के लिखे को मेट कर सकते हैं? किस तरह एक अकेली, उपेक्षित, प्यार से वंचित, संतानहीन लगातार उसके अंदर सुलगने वाली कामनाओं से भाग सकती है? यह ऐसे ही कठिन है मानो सूरज की धूप से बचकर किसी को जीवन के गहन अंधकार के अंत में रहना हो। अब वह किसी तरह आसानी से छोटी छोटी बातों को याद कर रही थी। उसका प्यार, उसकी निछावर होने वाली मुस्कुराहटें, दरवाजे पर उसका रुक कर निहारना, जब भी वो छुट्टियों में घर लौटता था। क्या सुखद दिन थे, परंतु बहुत क्षणिक, जो बहुत ही जल्दी समाप्त हो गए। उसके बाद उसे मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली है। कितना बड़ा मानसिक कष्ट था। ओह, दक्षिण की लंबी कठिन यात्रा, उसके अपने क्लेश, उसके अपने अपरिमित भय, समुद्र के किनारे एक छोटे से मकान में उसका अकेले रहना, एक बगीचे में कैद जिसके आगे जाने की कभी हिम्मत नहीं कर सकी वो। कितनी अच्छी तरह से उसे याद है कि जब वो लंबे उदास दिन संतरों के पेड़ के नीचे लेटकर बिताती थी, हरे पत्तों के झुरमुट में खिले हुए फलों पर उसकी निगाहें लगी रहती थी। उसका मन बाहर घूमने का होता, लगता समुद्र के किनारे हो आए। उसकी भीगी भीगी सुगंध दीवारों को फांद कर उस पर छा जाती थी, जिसकी छोटी छोटी लहरों का संगीत उसने किनारे पर सुना था। वो कल्पनाओं में खो जाती है। सूर्य की सुनहरी किरणों के सामने अथाह समुद्र का नीला धरातल डूबते हुए देखना, जिसके चारों ओर पहाड़ मानो गोटा लगाए हों, परंतु वो कभी भी मुख्य द्वार के बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। मान लो यदि वह पहचान ली गई तो? ऐसी हालत में उसको अपने बढ़े हुए शरीर से ही शर्म आने लगी थी। और परीक्षा के अंतिम दिन, आखिरी कुछ दुख के दिन, वो अप्रत्याशित डर, वो डरावना दर्द, और फिर वो भयानक रात। कैसे, क्या दुख उसने झेले थे, भोगे थे। कैसी थी वो रात, कैसे वो कराही थी, चीखी थी, चिल्लाई थी। वो अपने प्रेमी का मुरझाया, उतरा हुआ पीला पड़ा चेहरा अब भी याद कर सकती थी, जो हर मिनट उसके हाथों को चूम रहा था। डॉक्टर से मिलने वाला हौसला, नर्स के सिर पर बंधा हुआ सफेद स्याल, और बच्चे के कोमल धीमे क्रंदन को सुनकर उसने हृदय में कितनी हलचल अनुभव की थी। एक नवजात जीव की पहली कोशिश। और उसके बाद अपने जीवन का वही एक दिन जब उसने अपने बच्चे को देखा, प्यार किया, दुलारा। उसके बाद वो कभी भी जी भरकर उसे देख ना पाई। फिर उसके बाद लंबा उदास वीरान जीवन। उस बच्चे का ख्याल हमेशा उसके मस्तिष्क के कोनों में गूंजता रहा। वो उसको फिर कभी देख ही नहीं पाई, उस छोटे बच्चे को जो उसके खून और मांस का अंश था, उसका अपना बेटा। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि वो दूर किसी देहात के ग्रामीणों के बीच पल पोस रहा है। वो खुद भी अब किसान हो गया है। अब उसकी शादी हो गई है। उसे अपने ससुर से, जिसका उसे नाम भी नहीं मालूम, ढेर सारा दहेज मिला है। पिछले 40 सालों में कितनी बार उसने इच्छा नहीं की कि वो जाए और उसे देख आए, उसे प्यार कराए। उसने उसको कभी बड़ा हुआ नहीं माना। उसको उस पर हमेशा तरस ही आया, जिसे एक दिन उसने अपनी गोद में उठाया था और सीने से लगाया था। कितनी बार उसने अपने प्रेमी से कहा था, मैं अब अपने आप को और नहीं रोक सकती, मुझे अब उसे देखना ही चाहिए, मैं जा रही हूँ उससे मिलने। हर बार उसने उसे मना कर दिया, रोक लिया। वो नहीं जानती थी कि किस प्रकार अपने को संतुष्ट रखे, अपनी भावनाओं पर काबू रखे। उसका लड़का यह सब समझ जाएगा
और रहस्य का उद्घाटन कर देगा। वह टूट जाएगी। अब वह कैसा है? उसने पूछा। मैं नहीं जानता, मैं फिर कभी उससे मिला नहीं। क्या यह संभव है कि तुम्हारा एक लड़का हो और तुम उसे जानो नहीं? उससे डरो जिसे तुम कलंक की तरह छोड़ दो। यह एक भयानक सच था। तेज झुलसती धूप में कुम्हलाए वे अब भी चुपचाप लंबी सड़क पर धीरे धीरे चल रहे थे। अब वो ऊंची होती जा रही चढ़ाई नाप रहे थे। यह एक तरीके से आखिरी निर्णय है। वह लगातार बोलती जा रही थी। मुझे फिर कभी दूसरा बच्चा नहीं हुआ। उसे देखने की लालसा से मैं अब नहीं लड़ सकती हूँ। पिछले 40 सालों से यह बात मुझे साल रही है। एक आदमी यह सब कुछ नहीं समझ सकता है। याद रखो, मैं मृत्यु के बहुत करीब हूँ और फिर मैं उसे देख नहीं पाऊंगी। फिर कभी नहीं। क्या यह संभव है? कैसे मैं अभी तक प्रतीक्षा करती रही? सारा जीवन मैंने उसको याद किया और यह सोचना मुझको किस तरह भारी पड़ा है। एक बार ही नहीं, एक बार भी नहीं चौंकी उसके पहले विचार से, मेरे बच्चे की याद से। वो अब कैसा है? ओह, मैं अपने आप को उसके सामने कितनी अपराधिनी अनुभव करती हूँ। क्या दुनियादारी से कोई इतना डरता है? सबकी परवाह किए बगैर उसे अब स्वीकार लेना है। उसे अपने पास रखकर पालना पोसना था, प्यार करना था। मैं डरपोक थी, कमजोर थी। कितना भोगी हूं मैं। ओह, वो गरीब ठुकराए हुए जीव जो अपनी माँ से कितनी घृणा करते होंगे। एकाएक वो रुक गई। उसका गला रुंध गया। वो आंसुओं में डूब गई। सूरज की तेज तपती धूप से सारी घाटी सुनसान और मौन थी। सड़क के किनारे हरी घास पर कुछ पक्षी बीच बीच में तीखी आवाज में चीख रहे थे। थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, वह बोला। उसने उसे हाथ पकड़कर एक गड्ढे के किनारे बैठने दिया। वो घास पर असहाय सी बैठ गई और दोनों हथेलियों से अपना मुंह ढांप लिया। उसके सफेद घुंघराले बाल उसके चेहरे के दोनों ओर गिर आए थे। वो छितरा गए थे। वह अपने असहनीय दुख से दुखी बहुत रोई। वो चुपचाप हतप्रभ बगैर यह समझे कि वह उसे कैसे और क्या ढाढ़स बंधाए उसके सामने मुंह खड़ा रहा। आओ, संभालो अपने आप को, साहसी बनो, उसने कहा। मैं बनूंगी, अपने पैरों पर खड़े होते हुए उसने कहा। उसने अपनी आंखें पूछी और एक बूढ़ी लाचार औरत के डगमगाते कदमों से चल पड़ी। थोड़ा और आगे चलकर पेड़ों का एक बड़ा झुंड अपने झुरमुट में बहुत से मकानों को छिपाए हुए था। अब वे लोहार के लगातार घन पीटने की आवाज साफ सुन सकते थे। जल्दी ही उन्होंने देखा कि दाहिनी ओर एक छोटे से मकान के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी। एक छत के नीचे 2 आदमी एक घोड़े की नाल ठोक रहे थे। मिस्टर डी एपरवेल उसके पास गया। क्या आप बता सकते हैं कि पियरे बेंटिक्ट का खेत कौन सा है? आप बाईं सड़क ले लीजिए। छोटी सराय के पास से दाहिनी ओर मुड़कर सीधे चलते जाइए। एक छोटी सी बाड़ी के बाद उसका तीसरा मकान है। उस मकान की बाड़ी पर पाइन के पेड़ खड़े हैं। आपको पहचानने में धोखा नहीं होगा। वे बाईं ओर मुड़ गए। वह बहुत धीमी चाल से चल रही थी। उसके पांव कांप रहे थे। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि उसकी सांसें उखड़ रही हैं और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर कदम पर वह कुछ बड़बड़ा रही थी, मानो प्रार्थना कर रही हो। हे ईश्वर, हे ईश्वर। भावावेग से उसका गला रुध गया। उसने अपने आप को लड़खड़ाने से संभाला, मानो उसकी मांसपेशियां जकड़ गई हों। मिस्टर डी एपरवेल, जो खुद भी भय से पीला और नर्वस हो गया था, उसने झल्ला कर कहा,
अगर तुम अपने आप को अच्छी तरह रोक नहीं सकती हो तो हम दोनों को धोखा होगा। अपने आप को संयत रखो, अपनी भावनाओं पर काबू रखो। मैं कैसे अपने आप को काबू में रख सकती हूँ? मेरा बच्चा, जब मैं कल्पना करती हूँ कि अपने बच्चे को देखने जा रही हूँ, उसने लगभग हकलाते हुए कहा। उन्होंने एक खेत से दूसरे खेत को अलग करने वाली मेड़ को पकड़ा, जो दोनों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियों की दोहरी कतारों से घिरी थी। अचानक दोनों ने अपने आप को एक दरवाजे के सामने पाया, जो पाइन के पेड़ों की छाया में था। यह है वो घर, वह बोला। वह रुक गई और चारों ओर देखने लगी। सामने के खुले हिस्से में सेब का बगीचा था और सेब के पेड़ दूर घास फूस से ढकी झोपड़ी तक चले गए थे। उसके सामने एक अस्तबल था, जानवरों के बांधने का स्थान था, गौशाला थी, मुर्गियां यहां से वहां दौड़ रही थी। एक पत्थर की चीप से ढके ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, एक ट्रॉली आदि खड़ी थी। 4 बछड़े हरी धूप चल रहे थे, जिस पर पेड़ों की छाया थी। आंगन में चारों ओर मुर्गियां मटर गश्ती कर रही थीं। शाश्वत शांति थी। घर का दरवाजा खुला पड़ा था, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वे आंगन खेत में घुसे। दरवाजे के पास एक ताले पर 4 मधुमक्खियां गोला बनाए बैठी थीं। मकान के सामने रुककर महाशय डी एपरवेल ने आवाज लगाई, कोई है घर में? एक बच्ची बाहर निकली, कोई 10 साल की रही होगी, जो ब्लाउज और लहंगा पहने थी। उसके पांव नंगे और गंदे थे। वो अजीब सी सनकी और सहमी लग रही थी। वह अब भी देहरी पर खड़ी थी, मानो वो मेहमानों को घुसने से रोकने के लिए खड़ी थी। क्या चाहते हैं आप? उसने प्रश्न किया। क्या तुम्हारे पिता घर में हैं? नहीं। कहाँ हैं वे? मुझे नहीं मालूम। और तुम्हारी माँ? वो गायों के पास है। क्या वो जल्दी लौट आएंगी? मुझे नहीं मालूम। वो थोड़ी घबरा के चिल्ला पड़ी, मानो जबरदस्ती उसको वहां से ढकेला जा रहा हो। मैं बगैर उससे मिले यहां से नहीं जाऊंगी। प्रिय, हम यहाँ रुकेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। जैसे ही वे मुड़े और एक ग्रामीण औरत को देखा जो घर की ओर ही आ रही थी। उसके हाथ में बड़े बड़े दूध के 2 डिब्बे थे, जो समय समय पर धूप से चकाचौंध परिवर्तित कर रहे थे। उसके दाहिने पैर में लंगड़ाहट थी और उसका सीना धूप और बारिश के धब्बों से बदरंग हुए ऊनी स्वेटर में कसा था। वह एक गंदी आलसी नौकरानी की तरह लग रही थी। यह है माँ, बच्ची चहकी। जब माँ घर के पास पहुंची तो उसने मेहमानों पर उपेक्षित, उचटती, शंका भरी नजर फेंकी। उसके बाद वो घर में घुस गई, मानो उसने आए हुए लोगों को देखा ही ना हो। वह बुजुर्ग दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा अलसाया, बीमार और लकड़ी की तरह शुष्क, भावहीन था। मिस्टर डी एपरवेल ने उसे पुनः आवाज दी। मैं कह रहा था, हम यह पूछने आए थे कि हमें 2 गिलास दूध बेचोगी? मैं दूध नहीं बेचती। हम लोग बहुत प्यासे हैं। मेरी साथिन बहुत बूढ़ी है, थकी है। क्या उसको पीने के लिए कुछ नहीं मिल सकता? उस देहाती औरत ने अजीब नजरों से उन दोनों को घूरा। आखिर वो तैयार हो गई। अब आप लोग यहाँ आ ही गए हैं तो मैं आप लोगों का कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। यह कहते हुए वह फिर घर के अंदर गायब हो गई। उसके बाद वह बच्ची हाथ में 2 कुर्सियां साथ लेकर बाहर आई। सेब के पेड़ के नीचे उन्हें बिठा दिया। उसके बाद माँ आई, हाथों में झाग से भरे 2 ग्लास लेकर, और उन्हें आए मेहमानों के हाथ पर रख दिए। वह लगातार मेहमानों के सिर पर खड़ी थी, मानो वह उन दोनों पर नजर रख रही थी और उनके आने का मकसद जानना चाहती हो। आप लोग कैंप से आए हैं? हाँ, डॉक्टर डी एपरवेल ने उत्तर दिया। हम लोग यहाँ गर्मी की छुट्टियां बिताने आए हैं।
फिर कुछ रुककर कहा, क्या प्रति सप्ताह आप हमको नियमित रूप से मुर्गियां बेच सकेंगी? वो थोड़ा असमंजस में रही, फिर बोली, शायद मैं दे सकूं। क्या आपको ताजे बच्चे चाहिए? हाँ, नए ताजे बच्चे। आप बाजार में उनके लिए कितना देते हैं? डी एबरवेल, जो इस मामले में अनभिज्ञ था, अपने साथिन की ओर मुड़ा। बाजार में मुर्गी के नए बच्चों के लिए हम कितना देते हैं? 4 साढ़े 4 आना, उसने झिझकते हुए सहमे सहमे कहा। किसान की स्त्री ने उसकी ओर आश्चर्य से निगाह डाली और फिर पूछा, क्या यह औरत बीमार है, क्योंकि यह लगातार रोए जा रही है? वह अचकचा गया। उसे नहीं सूझा कि वो क्या जवाब दे। नहीं नहीं, रास्ते में उसने घड़ी खो दी है, एक सुंदर महंगी घड़ी जिससे वह दुखी है। यदि किसी को मिले तो हमें बताना। मदाम बेनेडिक्ट ने इस घटना को सुना, परंतु कोई जवाब नहीं दिया। एकाएक उसने बताया, ये मेरे पति हैं। उसने अकेले ही उसे आते देखा था, क्योंकि उसका मुंह प्रवेश द्वार की तरफ था। डी एपरवेल उत्सुकता में तेजी से पलटे। मदाम काडोर भी तेजी से कुर्सी पर मुड़ने से लगभग गिर सी गई। 10 कदम दूर पर एक देहाती आदमी खड़ा था, जो एक रस्सी से बंधी गाय को हाँक रहा था। वो गाय खींचने से लगभग दोहरा हो गया था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मरो सालो, उसने भद्दी गाली दी। घर आए लोगों पर उसने ध्यान नहीं दिया था। बाहर से आई बूढ़ी औरत की आंखों में अचानक आंसू आ गए। वह कुछ भी कहने या सोचने के लिए पगला गई। उसका बेटा, यह उसका बेटा था। मिस्टर डी एपरविल की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। वह उदास शब्दों में बोला, आप महाशय बेनेडिक्ट ही हैं ना? इन लोगों पर अविश्वास करते हुए उस किसान की औरत ने प्रश्न दागा, किसने आपको इनका नाम बताया? सड़क के किनारे जो लुहार है, उसने बताया। डी एपरवेल ने स्थिति संभाली। भौं से पसीना पोंछते हुए वह धीरे धीरे बाहर आया। एक बार फिर मेहमानों के सामने बिना उन पर ध्यान दिए निकला और अपनी पत्नी से बोला, जाओ और मेरे लिए पीने के लिए एक गिलास सेब का रस लाओ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। वह फिर अपने मकान में घुस गया। उसकी पत्नी सेब का रस लेने चली गई। पेरिस से आए मेहमानों को उन्हीं के हाल पर अकेला छोड़ दिया गया। मदाम काडोर बहुत मायूस थी। चलो हेनरी, अब वापस लौट चले, उसने कहा। डी एपरविल ने उसकी बाहें पकड़ी, उसे उठने में मदद की और पूरी ताकत से उसे सहारा दिया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वह गिर जाएगी। चलने से पहले उसने 5 सिक्के वहां पड़ी एक कुर्सी पर फेंक दिए और फिर सहारा देकर उसे रास्ता दिखाया। जैसे ही वे लोग प्रवेश द्वार के बाहर निकले, दुख के कारण वो सुबकने लगी। वो महान दुख से टूट चुकी थी। ओह ओह, तुमने उसका यह हाल बना दिया है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैं जो कर सकता था वो मैंने किया, उसने चिढ़ते हुए जवाब दिया। उसका खेत 80,000 से कम का नहीं है। बहुत से मध्यम वर्ग के लोगों को इतना दहेज नहीं मिलता है। चुपचाप निशब्द बगैर बोले वो वापस लौट रहे थे। वो अब भी सिसक रही थी। आंसू अनवरत उसके गालों पर बह रहे थे। आखिरकार वो दोनों रुक गए और फिर कैंप पहुंच गए। महाशय काडोर रात्रि के खाने पर उन दोनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन लोगों को देखते ही वह जोर जोर से हंसने लगा। आ गए तुम लोग, मेरी पत्नी को लू लग गई। मैं यह जानकर बहुत प्रसन्न हूं। जैसा मैं कह रहा था, पिछले कुछ दिनों से उसका दिमाग फिर गया था। दोनों ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके पति ने अपने हाथों को मलते हुए पूछा, और तो सब ठीक है, आप लोगों की यात्रा अच्छी थी? डी एपरवेल ने उत्तर दिया, प्रिय दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शांतिपूर्ण।
दोस्तों, इसी दर्द भरी बेहद संवेदनशील कहानी के साथ आप चलती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी से संबंधित अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न और संवेदनशील रहें। नमस्कार।